अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी डाटा प्रोसेसिंग की। हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो है वो रिसर्च प्रपोजल्स डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम लोग जो है वो रिसर्च की डिज़ाइनिंग करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पल्स किस तरह से होते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो किस तरह से डेवलप किए जाते हैं। देन फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शंस के हवाले से बात की, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस। अब फिर हम लोग देखेंगे कि डाटा को प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ जनरल बातें ही डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाएगा जी कि मेन चीज़ एडिटिंग क्या है, किस तरह से डाटा की एडिटिंग करनी है। उसी तरह से कोडिंग किस तरह से असाइन करनी है डाटा को, कोडिंग कैसे हमें हेल्प आउट कर सकती है एनालाइजिंग द डाटा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो किस तरह से क्वांटिटेटिव डाटा को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। और फिर देन जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं उनके अंदर हम लोग डाटा की एनालिसिस जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। सो हम लोग ये 3-4 पॉइंट्स को जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं जी। ये हैं हमारे पास जो है ना वो मेजर स्टेप्स डाटा प्रोसेसिंग के। अच्छा, ये जो है ना ये तो आप लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया हुआ है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो डाटा है वो किस तरह से कलेक्ट करना है, जिसमें हमारे पास इंटरव्यूज़ हैं, डिफरेंट जो है ना वो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस हैं। कोई भी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन करके आप लोग सबसे पहले जो है वो रॉ डाटा को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो है जी डाटा की एडिटिंग करना, डाटा को रिफाइन करना, डाटा में से एरर्स को रिमूव करना। फिर देन आता है कोडिंग को असाइन करना। अब कोडिंग जो है ना वो जो क्वालिटेटिव डाटा की है वो हम लोग थीम्स की डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर करते हैं। क्या थीम्स क्या चीज़ होते हैं इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देन दूसरी चीज़ होती है हम लोग के डेवलपिंग अ कोडिंग बुक। देन उसके आगे मज़ीद जो है ना वो कुछ पॉइंट्स है क्वांटिटेटिव डाटा की कोडिंग को असाइन करने के लिए। देन आ रहा है जी एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करना है। क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम लोग जो है ना उसके जो कंटेंट एनालिसिस है वो हम लोग कंप्यूटर बेस भी कर सकते हैं और इसी तरीके से मैनुअली भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव को कंप्यूटर बेस करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं। जबकि जो क्वांटिटेटिव है उसके लिए जो है हमारे पास हम लोग फ्रेमवर्क्स बनाकर एनालिसिस के लिए, और देन जो है ना वो मैनुअल और कंप्यूटर दोनों बेसिस पे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मोस्टली जो है वो एसपीएसएस जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ स्टेप्स हैं डाटा की प्रोसेसिंग के। इनको हम लोग जनरली जो है ना वो टच करने की कोशिश करेंगे, इनका जनरल ओवरव्यू लेने की जो है ना वो आज कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। जी, तो बात करते हैं जी एडिटिंग की। एडिटिंग को ना हम लोग क्लीनिंग भी कहते हैं। क्लीनिंग से मुराद या एडिटिंग से मुराद क्या चीज़ है जी, कि डाटा को जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या डाटा को जब हम लोग लिख रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर कौन-कौन से एरर्स आए हैं, उन एरर्स को रिमूव करना, इनकम्प्लीटनेस को रिमूव करना, मिसक्लासिफिकेशन ये जो गैप्स हैं उनको फिल अप करना। ठीक है? कि आप लोग डाटा को जो है ना वो प्राइमरी सोर्स से जब लेकर आए हो, तो वहाँ से लाकर जब आपने उसको जो है ना वो एक साइंटिफिकली मीनिंगफुल फॉर्म में जो है ना वो लिखने की कोशिश की है, तो उस टाइम के ऊपर आपको जो है ना उसके एनालिसिस करने से पहले उसकी एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि वो कहीं पे कोई मसला तो नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ एरर्स या इनकम्प्लीटनेस तो नहीं नज़र आ रही। लेट्स केस के लेट्स से कि अगर यहाँ पर जो है ना वो आपको इनकम्प्लीटनेस या एरर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है ना वो आपके जो एनालिसिस है डाटा को जो है ना वो बड़ी ह्यूज इम्पैक्ट में जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं जी। इसको हम लोग जो है ना वो चेक कर सकते हैं कंटेंट्स को कंप्लीटनेस के हवाले से, कि कौन कौन सा हमारे कलेक्टेड डाटा में से कौन कौन सा वेरिएबल जो है उसका डाटा ठीक तरीके से जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसी तरह से इंटरनल कंसिस्टेंसी को जो है ना वो हम लोग चेक कर सकते हैं, कि जो डाटा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है क्या वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या कहीं पे कोई मसला मसाइल तो नहीं हो गया उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग जो है ना वो अभी डिस्कस करते हैं। सो 3 मेजर जो है ना वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये एडिटिंग कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ बाय इन्फेरेंस। इन्फेरेंस से मुराद क्या है जी, कि आप लोग वेरिएबल्स को देखकर
किसी मिसिंग वेरिएबल के बारे में जो है ना वो कुछ प्रेडिक्शंस करें। फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि 2-3 वेरिएबल्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी डेटा कलेक्शन के दरमियान में। सो आप लोगों के पास अगर कोई एक वेरिएबल मिसिंग है तो आप किसी दूसरे वेरिएबल जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, उसको देखते हुए जो है ना आप कुछ जो है ना वो प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि हो सकता है ये मिसिंग वेरिएबल जो है वो इस रेंज में फॉल करता होगा, ठीक है। अगेन ये एक ट्रिकी काम है, आपके डेटा के अंदर जो है ना वो एक एरर भी लेकर आ सकता है, लेकिन ये किसी बहुत से केसेस में जो है ना ये मुस्बत साबित होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप जो है ना वो डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना या डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर कोई डाटा कलेक्ट करवा रहे हो, कोई डाटा स्टडी जो है वो कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है। और आपको पता लगा है कि कोई एक पर्सन है XYZ, उस पर्सन की जो है ना वो क्लास मिसिंग है, ये नहीं पता कि वो किस क्लास में पढ़ता है। अब एज जो है ना उसकी लिखी हुई थी लेकिन उसकी क्लास मिसिंग थी। अब ये एक इनकम्प्लीटनेस की जो है ना वो एग्जांपल आ गई। अब आपने देखा कि इसकी एज जो है ना वो लेट्स से जी के 16 टू 17 आ रही है, ठीक है। अब आपको ये पता लगा कि ये जो 16 एज वाले पर्सन्स हैं वो मोस्टली मैट्रिकुलेशन में फॉल करते हैं, ठीक है। जब हमारे बाकी हमने डाटा तमाम दूसरे रिस्पोंडेंट्स से लिए गए डाटा को जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो हमने देखा कि 16 एज के जो पर्सन्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो मोस्टली फॉल करते हैं 10th ग्रेड में। तो आपने भी जो है ना उस मिसिंग पर्सन की जो क्लास है उसको 10th जो है ना वो ग्रेड असाइन कर दिया। सो इस तरह से आप इन्फेरेंस जो है ना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं जी, रिकॉल करके। कि लेट्स से आप जो है ना जहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट हैंड में वो डाटा को कलेक्ट किया है, वो आपके नोट्स, वो आपकी रफ ये वो लैब नोटबुक्स या वो आप लोगों की वीडियो टेप्स जिस पे वो आपने जो है ना वो इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया है, जो भी आपके वो नोट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको आप लोग जो है ना दोबारा से जो है वो सर्च करें, देखें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि वो किस तरह से शायद आपको वहाँ पर जो है ना वो कोई मिसिंग लूप जो है वो मिल जाए। लेट्स से आपको इन दोनों पॉइंट से जो है ना वो कोई भी वो मिसिंग डाटा नहीं मिल पाता, तो देन आप लोग जो है ना वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये आपसे इंटरव्यू फलान जगह के ऊपर कांटेक्ट करवाया था और उसमें जो है ये पॉइंट मिस मुझसे हो गया, ये क्वेश्चन मुझसे पूछना मिस हो गया, तो मैं काइंडली दोबारा से मुझे इस क्वेश्चन को जो है ना वो आप एड्रेस कर दें। सो आप इस तरह से जो है वो अपने डाटा की एडिटिंग करके उसको रिफाइन करते हैं, उसको ठीक करते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो है ना डाटा की रिफाइनमेंट। अदरवाइज़ आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े आउटलायर्स के साथ आएँगे। नेक्स्ट आ रहा है जी कोडिंग असाइन करना। कोडिंग असाइन करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को जो है ना वो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स आप लोग यूज़ करने वाले हैं ख़ास तौर पे, उन सॉफ्टवेयर्स को आप लोग जो है वो कोड्स की फॉर्म में ही डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में ही जो है ना वो इनपुट्स देते हैं। वहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्टिव या वहाँ पे आपकी जो नेमिंग वैल्यूज़ हैं वो नहीं वहाँ पर चलेंगी, वहाँ पर आप लोगों को कोड्स ही जो है ना वो देने पड़ेंगे। सो 2 मेजर जो है ना वो कंसिडरेशंस हैं व्हाइल assigning the codes. First one is the way a variable can be has been measured. सो कोडिंग हम लोग जो है ना वो इस बेस के ऊपर असाइन कर सकते हैं, या कोडिंग असाइन करते वक्त हम लोग ये चीज़ जो है ना वो मद्देनज़र रख सकते हैं कि किस मेजरमेंट स्केल के ऊपर जो है ना हमारा कोई भी एक वेरिएबल है वो मेजर किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ना उसको कोडिंग जो है वो असाइन कर सकते हैं। फिर दूसरा आ सकता है हम लोग के हम हमारी जो रीडर्स हैं उन रीडर्स को समझाने के लिए जो है ना वो हम लोग कोई ऐसा कोडिंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करें ताकि वो उनको फाइंडिंग्स जो है उनकी समझ अच्छे तरीके से आ सके। अच्छा जी, सेट ऑफ डाटा इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करता है वाइल असाइनिंग अ कोड। अगर डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है,
तो क्वांटिटेटिव में मोस्टली जो है हम लोग ये अपर पॉइंट्स को जो है ना वो कंसिडर करते हैं कि मेजरिंग स्केल, मेजरमेंट का स्केल कौन सा है जिसके अंदर उसको लिया गया। फॉर एग्जांपल वेट को आप वेरिएबल को फाइंड आउट कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों का वेट को आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप केजीज के हिसाब से जो है वो कोडिंग को असाइन कर रहे होंगे कि जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो साइंस कोड जो है वो आप लोग असाइन कर रहे होंगे। जबकि जो क्वालिटेटिव है उसमें फिर हम लोग जो है ना वो रीडर्स की जो कन्वीनियंस से है उसको मद्देनज़र रखते हैं ताकि वो रीडर्स जो है उसको अच्छे अंदाज से जो है वो समझ सकें। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है ना वो 3 तरीक़ों से कोडिंग जो कि डाटा है हमारे पास वो 3 तरीक़ों से आता है। या 3 कैटेगरीज़ में या 3 टाइप्स के अंदर जो है ना वो डाटा की कलेक्शन होती है, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, दूसरा जो है ना वो क्वालिटेटिव कैटेगरीज़ होती है, और तीसरा जो है, और ये जो हमारे पास, सॉरी मैं 3 बता गया, ये 2 हैं जो है ना क्वालिटेटिव डाटा की कलेक्शंस जो आती हैं वो हमारे पास 2 वेज़ में आती हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव नेचर, जिसमें हम लोग पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, पूरी की पूरी जो है ना वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। रिस्पोंडेंट से हम लोगों ने ओपन एंडेड क्वेश्चंस ले लिए थे और रिस्पोंडेंट ने उसमें अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी वर्ड्स के अंदर जो है ना वो अपने रिस्पॉन्स को जो है वो रिकॉर्ड करवाया। दूसरा है जी डिस्क्रीट क्वालिटेटिव कैटेगरीज, जिसमें हम लोग जो है ना वो किसी हद तक इनको कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम है, तो इनकम को हम लोगों ने जो है ना वो 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर लिया। अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, मेल एंड फीमेल्स हैं, उनको हम लोगों ने वो हो गए हमारे पास एज के हो गए कि एज जो है ना वो न्यू बॉर्न है, यंग है, चाइल्डहुड में है, ओल्ड है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैटेगराइज कर लिया। सो ये जो हमारे पास जो है ना एक डिस्क्रीट क्वालिटेटिव कैटेगरीज हैं। सो कोडिंग असाइन करते वक्त हमें जो है ना इन चीज़ों को देखना पड़ता है, और जो मेन पॉइंट है वो अगेन जो है ना वो मेजरमेंट स्केल जो यूज़ हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, इसकी भी बहुत अहमियत है कोडिंग के हवाले से। लेट्स से कि आप लोग जो है ना वो कोई आप लोग लिखते हैं उसके ऊपर, लेट्स से आप लोग जो है ना वो कोई स्टैटिस्टिकल एसपीएसएस के ऊपर जो है ना वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, और आप लोगों के पास एक ह्यूज डाटा है, उसमें आप लोग मेल और फीमेल की कैटेगरी को, लेट्स से कि मेल को आप एम असाइन कर देते हैं कोड, और फीमेल को आप एफ असाइन कर देते हैं। अगर आप उसको पुट करते हैं उसके अंदर एसपीएसएस के अंदर, तो वो आपके लिए जो है ना वो इनपुट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप मेल को 1 असाइन कर दें और फीमेल को 2 जो है ना वो असाइन कर दें। सो ये डिपेंड करता है कि आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आगे से कौन से वाला अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वैसे ही आप लोगों ने जो है ना वो कोडिंग को असाइन करना है। अच्छा जी, ऑल रिस्पॉन्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सेज, कैटेगोरिकल रिस्पॉन्सेज और डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये जनरल रिस्पॉन्सेज की बात की गई है जो कि हम लोग रिस्पोंडेंट से ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सेज में मैंने इससे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो उसकी मेजरमेंट स्केल के ऊपर डिपेंड कर रही है कि हम लोग मेजरमेंट स्केल जो है वो कौन सा ले रहे हैं। देन जो हमारे पास कैटेगोरिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जो कि क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। उसमें भी हमारे पास जो है ना वो सिमिलरली क्वांटिटेटिव जैसा ही जो है ना वो रिस्पॉन्स देखने को हमें मिलता है। उसमें भी हम लोग जो है वो मेजरमेंट स्केल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस आता है वो है जो डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज की। इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन आती हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स आ गए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, सेंटेंसेस थे। हर इंसान ने अपने रिस्पॉन्स को जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। अब हर एक के सेंटेंसेस को आप लोगों ने क्या करना है जी, कि आप लोगों ने उसको कंटेंट को जो है ना वो एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है कि आप लोगों के पास अगर लेट्स से जी के 100 रिस्पोंडेंट्स के लेटर्स हैं किसी एक क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने उन तमाम हंड्रेड्स को जो है ना वो पढ़ना है डिटेल से और जानने की कोशिश करनी है कि हर एक इंसान ने जो है ना वो कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि उसके
किसी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को जो है ना वो शो कर रहे हैं। देन फिर आपने अपने रीडर्स को अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली समझाने के लिए कुछ जो है ना वो लेटर्स या कुछ सेंटेंसेस या कुछ जो वैल्यूज़ हैं या कुछ जो है ना वो पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़, उनको जो है ना वो आपने हाईलाइट कर लेना है। और उस उन टर्मिनोलॉजीज़ को आपने सर्च आउट करने की कोशिश करनी है हर एक रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स में, उसकी डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन के अंदर, कि क्या उसने मेरे इन पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें से किस किस टर्मिनोलॉजीज़ को जो है ना उसने ठीक कहा है और किस किस टर्मिनोलॉजीज़ के वो अगेंस्ट गया है, ताकि आप लोग जो है ना वो उन डाइवर्स रिस्पॉन्सेस को जो है ना वो मर्ज करके कुछ कॉमन थीम्स के ऊपर जो है वो एग्री हो सके। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफाइंग द मेन थीम्स, कि आप लोगों ने जो है ना वो अपने मेन रिसर्च से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल बातें आप पूछना चाह रहे थे उस क्वेश्चन में से, उन कंसेप्चुअल बातों में से कौन कौन किस किस के बात का जो है ना वो रिस्पोंडेंट ने कैसा कैसा जो है ना वो जवाब दिया है, उसको कुछ कॉमन वर्ड्स के अंदर अपने पास जो है ना वो रिकॉर्ड करना, कि आप लोगों को सपोज जो है ना वो किसी एक क्वेश्चन के हवाले से आपने ये चीज़ फाइंड करनी थी कि भाई कोई लोग जो है ना वो अवेयरनेस है लोगों को कि नहीं है। सपोज कोरोना वायरस के बारे में आप रिसर्च करवा रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं जी कि लोगों को जो है ना वो किसी एक कोरोना वायरस के बारे में कितनी कर अवेयरनेस है। अब तमाम लोगों ने जो है ना वो अपने अपने हवाले से जो है वो उसके अंदर डिस्कशन लिखी होगी। बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट थीम्स के अंदर, कि इस पर्सन को जो है ना वो 100% अवेयरनेस है, इसको 50% है, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप जो है ना वो असाइन करना चाहें कैटेगरीज को। यू कैन एग्जामिन verbatim responses and integrate them with the text of your report to either support or contradict your argument. You can assign a code to each theme and count how frequently each has occurred in your descriptive analysis. You can combine both of them. So analyzing द क्वांटिटेटिव डाटा, किस तरह से हम लोग उसको जो है ना वो डाटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप लोग इस तरह से जो है वो कोडिंग चार्ट्स बना लें और देन कोडिंग चार्ट्स को जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगर वो बहुत डाटा छोटा सा है तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स बना के, चार्ट ग्राफ पेपर्स लेकर उनके ऊपर जो है ना वो आप दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। उनके जो है ना वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, जो भी आप जिस तरह से भी आप अपने जो है ना वो डाटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने रीडर्स के सामने। देन इसी तरीके से आप जो है वो अगर वो डाटा बहुत बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है मैनुअली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है ना वो कंप्यूटर एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जैसे SPSS बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है आप लोगों के एनालिसिस के लिए। सो स्टैट को अंडरस्टैंड करना और स्टैट को पढ़ना बहुत जो है ना वो कंपलसरी है। आपको बेसिक स्टैट जो है वो ज़रूर आनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करवाते वक्त जो है ना वो किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। सो ग्राफ एंड चार्ट्स के थ्रू आप जो है ना वो डाटास को एनालाइज कर सकते हैं, और ये इस टोटली डिपेंड अपॉन योर स्टडी, और किस तरह से आप अपने रीडर्स को जो है ना वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग इन क्वालिटेटिव स्टडीज। देयर आर थ्री वेज which you can write about your findings in qualitative research. First one is developing a narrative to describe a situation. जिस तरह पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि आप लोग किसी भी सिचुएशन के बारे में जो है ना वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दें, ओपन एंडेड क्वेश्चन लिख दें, पूरा पूरा पैराग्राफ जो है ना उस सिचुएशन के बारे में लिख दें। Second one is identifying the main themes that emerge from your field notes of your in-depth interviews, कि आपने जब इंटरव्यूज़ लिए तो उसमें आप लोग जो है ना वो अपने मेन जो पॉइंट्स हैं, थीम्स हैं, उनको सिर्फ जो है ना वो पिक कर लें। और थर्ड वन, आप इस थीम के अलावा जो है ना वो क्या कर सकते हैं जी, कि क्वांटिफाई भी कर सकते हैं मेन थीम्स को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देयर प्रेवलेंस और द सिग्निफिकेंस, कि वो एक थीम जो है ना वो किस हद तक उस पर्सन के ने जो है उसको परसीव किया है,
किसी भी एक पर्टिकुलर थीम को किस हद तक जो है ना उसको परसीव किया है। सो इस तरह से आप पार्शियल या सेमी क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो है ना कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा जी, इसकी अगर हम क्वालिटेटिव डाटा की क्वालिटेटिव स्टडी की जो है ना वो बात करें, एडिटिंग जो है ना वो भी अगेन जो है ना वो रिकॉल के थ्रू हो सकती है। वो आप लोग जो है ना वो उसके नोट्स को, उसके रिकॉर्ड्स को जो है वो दोबारा से टैली कर सकते हैं और अपने डाटा को जो है वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो रिकॉल एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, और अगेन वैलिडेशन करवाना रिस्पोंडेंट से जो है ना वो एक वाइज एक्शन होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो एरर हो सकता है। नेक्स्ट एक है जी कि नरेटिव फॉर्मेट। नैरेटिव फॉर्मेट में जब आप के पास डाटा आता है तो उसी फॉर्मेट में अगर आप उसको जो है ना प्रेजेंट करना चाहें तो आपके लिए एनालिसिस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्वालिटेटिव डाटा के केस में भी। सो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है ना वो कंटेंट एनालिसिस की तरफ जाएं, और इसके कंटेंट एनालिसिस में भी आपको 4 से 5 पॉइंट्स होंगे जिनको आपने एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले जी आइडेंटिफाई करें मेन थीम को, साइन करें कोड्स उन मेन थीम्स को, देन उनमें रिस्पोंडेंट्स के जो मेन थीम्स हैं उनके अंदर मज़ीद जो है ना वो क्लासिफिकेशन कर लें, ताकि फिर आप लोग जो है ना उनको एक सर्टेन वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकें। इंटीग्रेट द थीम्स एंड रिस्पॉन्सेज इनटू द टेक्स्ट ऑफ योर रिपोर्ट। अब देन लास्ट पॉइंट होगा कि अपने थीम को जो है ना अपने रिपोर्ट के अंदर इंटीग्रेट करें। अपने थीम को उस फॉर्म में लेकर आएँ जिस फॉर्म में आप लोग जो है ना वो रीडर को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, और जिस फॉर्म में आप रीडर्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं अपनी रिसर्च के मेन थीम्स को। सो उस फॉर्म में जो है ना वो लेकर आना। ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें जो है ना वो एड्रेस करना पड़ेगा जब हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी को जो है वो कंटेंट्स की एनालिसिस कर रहे हैं। सो यहाँ तक था हमारे पास कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड, डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ जो है वो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।